हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज हम करने वाले हैं लैंडमार्क केसेस ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। जो इम्पोर्टेंट केसेस हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसको आज हम देखेंगे। और वो जो केसेस हैं वो किस आर्टिकल से रिलेटेड है वो भी हम जानेंगे, और उसका बैकग्राउंड देखेंगे कि किस वजह से वो उस केसेस का बैकग्राउंड क्या था, और सुप्रीम कोर्ट ने या फिर जो भी कोर्ट जजमेंट दे रहा है उस केसेस पे उसने क्या जजमेंट दी, हम वो देखेंगे। ठीक है, ज़्यादा वैसे तो हम जो भी केसेस है उसको हम देखेंगे कि रीज़न क्या था एवरीथिंग, लेकिन ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे। मतलब ऐसे ये नहीं है कि एक केसेस पे मैं ऐसे 10 मिनट तक कंटिन्यू बोली जा रही हूँ, ऐसा नहीं देखेंगे। हम सिर्फ जो मेन चीज़ें हैं वो हम बस जान लेंगे कि पता चल जाएगा कि इस केसेस में आखिर था क्या, उसने जजमेंट क्या दी, बस। ठीक है, क्योंकि MCQ टाइप क्वेश्चंस आएंगे तो ज़्यादा वैसा लिखना तो है नहीं तुम्हें ऐसे आर्टिकल्स, तो उतना ज़रूरी नहीं है जानने की। बस आर्टिकल बस पता कर लो कि कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है, और केसेस पता रहेगा, रीज़न पता रहेगा, तो ऑब्वियस सी बात है आर्टिकल रिलेट तुम खुद कर लोगे। अच्छा, ये आर्टिकल से रिलेटेड था। ठीक है, और इसमें कुछ ट्रिक्स वगैरह तो है नहीं, क्योंकि केसेस है भाई, इसमें क्या ट्रिक होगा, तो कोई ट्रिक नहीं है। बस इसको अच्छे से समझना, समझ में आ जाएगा। प्रिवेंटिव डिटेंशन केस ये हुआ था। ये इस केस में ए के गोपालन वर्सेस मद्रास, ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास से रिलेटेड ये केस है, प्रिवेंटिव डिटेंशन केस। तो क्या था, ए.के. गोपालन एक कम्युनिस्ट लीडर थे, उनको क्या कर लिया था, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है अरेस्ट कर लिया जाता है, और फिर 1947 में उनको छोड़ भी दिया जाता है। लेकिन फिर बाद में उनको दोबारा अरेस्ट कर लिया जाता है 1950 में प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट आता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट ऑफ 1950 के तहत इनको मद्रास जो गवर्नमेंट थी वो इनको ए.के. गोपालन को वापस से फिर से अरेस्ट कर लेती है। तो और इनको कौन से बेसिस पे अरेस्ट करती है, प्रिवेंटिव डिटेंशन के बेसिस पे। अब पहले ये देखते हैं कि प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है। दो टाइप का डिटेंशन होता है, एक प्रिवेंटिव डिटेंशन और एक प्यूनिटिव डिटेंशन। एक प्रिवेंटिव और एक प्यूनिटिव डिटेंशन। और ये दोनों डिटेंशन को हमने जब रिट्स पढ़ा था हमने करवा दिया था, लेकिन मैं फिर से करवाती हूँ। प्रिवेंटिव डिटेंशन में क्या होता है, पहले प्यूनिटिव जानते हैं। देखो, अगर कोई किसी ने क्राइम कर दिया है, तो अगर क्राइम करने के बाद उसको अरेस्ट कर रहे हैं, उसको डिटेन कर रहे हैं, तो वो प्यूनिटिव डिटेंशन में आ जाएगा कि उसने किसी ने क्राइम कर चुका है, वो कर दिया है, अब उसको अरेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो वो प्यूनिटिव डिटेंशन। लेकिन किसी को क्राइम करने के पहले ही अरेस्ट कर लिया जाता है, उसको कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। मतलब कि शक के बेसिस पे, गवर्नमेंट को शक है कि ये बंदा जो है आगे जाके कुछ बहुत बड़ा क्राइम करने वाला है, तो उसको क्राइम करने के पहले गवर्नमेंट ने उसको अरेस्ट करवा दिया, तो वो होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। मतलब क्राइम से पहले ही अरेस्ट कर लिया। तो ए.के. गोपालन को प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत ही 1950 प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, और उनको रीज़न भी नहीं बताया जाता है कि तुम्हें किस लिए अरेस्ट किया गया है। तो फिर वो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, और जाके ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, ये जो लॉ है, इसी को चैलेंज कर देते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि ये जो लॉ है मेरे आर्टिकल 21 को वॉयलेट कर रहा है, आर्टिकल और 19D को वॉयलेट कर रहा है। आर्टिकल 21 में क्या है, फंडामेंटल राइट हमने पढ़ रखा है, सब आर्टिकल्स में क्या है हमको पता है। 21 में क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, पर्सनल लिबर्टी, उसको वॉयलेट कर रहा है। और आर्टिकल 19 का डी में क्या है, 19 का सब क्लॉज डी में कि फ्रीली थ्रू आउट घूमने का, इधर उधर मूव करने का इंडिया में, वो क्या कर वो वॉयलेट हो रहा है। तो ये जाके सुप्रीम कोर्ट में जाके ये क्लेम करते हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि देखो भाई, हमारे यहाँ प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ चलता है, ना कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ चलता है हमारे यहाँ, ना कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। मतलब प्रोसेस ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यूएसए में चलता है, तो हमारे यहाँ प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ चलता है। इसका मतलब ये है कि हम ये नहीं देखेंगे कि तुम्हारा ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ जो बना है ये गलत है कि सही है, हम ये नहीं देखेंगे। हम ये देखेंगे कि इस लॉ में जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर के थ्रू, सही प्रोसीजर के थ्रू तुम्हें डिटेन किया गया है कि नहीं, प्रोसीजर सही है कि नहीं, हम सिर्फ वो देखेंगे। हम लॉ नहीं देखेंगे कि सही है कि गलत है। और जहाँ तक कि प्रोसीजर देखा जा रहा है, तो तो कोई भी तुम्हारा फंडामेंटल राइट वॉयलेट नहीं किया जा रहा है। अगर तुम्हें अरेस्ट किया गया है, तो जो बंदा अरेस्ट किया जाएगा उसको तो ऑब्वियस सी बात है, उसका जो आर्टिकल 90 का डी है वो ऑब्वियस सी बात है वो वॉयलेट होगा। अरेस्ट ही हो गया तो कहाँ घूमेगा, और आर्टिकल 21 भी वॉयलेट होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने
उसको मतलब वैलिड किया कि ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन केस है ये एकदम वैलिड है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। तो एंड आई होप आपको ये केस समझ में आ गया होगा। AK गोपालन वर्सेस मद्रास केस क्या था, ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड था ये, और इसमें क्या क्या चीज़ें थी समझ में आ गया होगा। इसमें आप ये याद रखना, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट कब हुई थी, 1950, ये याद रखना। ये आर्टिकल 21 से रिलेटेड है, राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से रिलेटेड है। केस याद रखना और केस का नाम याद रखना। प्रिवेंटिव डिटेंशन केस में एक मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, इसको पासपोर्ट केस भी कहते हैं, पासपोर्ट केस भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो मेनका गांधी जो था वो 1976 में अपना पासपोर्ट इश्यू करवाती हैं, ठीक है, और 1977 में जाके उनका पासपोर्ट जो है वो जब्त कर लिया जाता है। पासपोर्ट इशू हो जाता है 1976 में और 1977 में उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया जाता है। ये सब ईयर याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बस बता रहे हैं, बैकग्राउंड बता रहे हैं। 1977 में उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया जाता है और जब वो रीज़न पूछती हैं कि क्यों जब्त किया गया है तो वो रीज़न नहीं बताते हैं कि हमने तुम्हारा पासपोर्ट, आपका पासपोर्ट हमने क्यों जब्त किया, वो रीज़न उन्हें नहीं बताते हैं। तो इनसे क्या हुआ, इनसे उनका पर्सनल लिबर्टी उनका अफेक्ट हो रहा है, वॉयलेट हो रहा है, मतलब अब वो ट्रैवल नहीं कर पा रही है ना, तो राइट टू पर्सनल लिबर्टी उनका वॉयलेट हो रहा है। आर्टिकल 21 वॉयलेट हो रहा है इनका, 21 आर्टिकल याद रखना, ये भी आर्टिकल 21, ये भी आर्टिकल 21। तो फिर ये जाते हैं सुप्रीम कोर्ट कि मेरा जो आर्टिकल 32 के तहत, आर्टिकल 32 में क्या है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, तो उसके तहत वो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट कि मेरा आर्टिकल 21 वॉयलेट हो रहा है, मेरा पर्सनल लिबर्टी वॉयलेट हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट फिर इस जजमेंट के थ्रू राइट टू ट्रैवल अब्रोड जो है और उसको ऐड करते हैं आर्टिकल 21 में एज अ फंडामेंटल राइट टू ट्रैवल अब्रोड, उसको ऐड करते हैं आर्टिकल 21 में एज अ फंडामेंटल राइट, उसको फिर ऐड करते हैं। फिर यही उनका जजमेंट था और फिर उनको वापस उनको पासपोर्ट वगैरह मिल जाता है, ठीक है। मोहिनी जैन वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटका, मोहिनी जैन वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटका केस, ये जो केस है वो राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड है और राइट टू एजुकेशन को इंक्लूड किया गया है इन द राइट ऑफ लाइफ में। मतलब आर्टिकल 21 में, आर्टिकल 21 में प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो है उसमें राइट टू एजुकेशन को ऐड किया गया है। सबको पता है राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21 का एम है और इसको 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 के तहत इसको लाया गया था, ठीक है। तो मोहिनी जैन जो होती हैं वो एक स्टूडेंट रहती हैं और वो जाके कॉलेज में जाके अपना एडमिशन के लिए अपील करती हैं। तो एडमिशन जो कॉलेज होता है वो उनसे हाईली चार्ज करता है, तो जाके वो जो मोहिनी जैन जो स्टूडेंट होती हैं वो जाके चैलेंज करती हैं कोर्ट में अगेंस्ट एक्सॉर्बिटेंट कैपिटेशन फ़ी, मतलब हाई फ़ी, बहुत ज़्यादा फ़ी उनसे मांगा जाता है, उसके अगेंस्ट वो जाके कॉलेज के अगेंस्ट, जो कॉलेज उनको चार्ज कर रहा है इतना हाई फी, उसके अगेंस्ट जाके वो चैलेंज करती है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। फिर सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट के थ्रू बोलता है कि राइट टू एजुकेशन होगा सबको और सब फेयर एडमिशन फीस ये सब उसको ठीक करते हैं कि फेयर, सब कुछ फेयर होगा, इतना हाईली चार्ज ये सब नहीं होगा और राइट टू एजुकेशन को बुलाते हैं, ठीक है। तो इसमें तुम्हें ये याद रखना है कि मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका एजुकेशन से रिलेटेड है और बस इतना याद रखो, राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड है। देखो इसमें ट्रिक्स तो वैसे है नहीं लेकिन कुछ कुछ कर सकते हो ट्रिक्स, जैसे मोहिनी से कुछ कर लो, मोहिनी कोई पढ़ने वाली बंदी है तो उसको एजुकेशन से रिलेट कर लो, ये खुद कर सकते हो। मेनका से कर लो, मेन पासपोर्ट, कोई मेनका, गांधी जी का पासपोर्ट कर लो, पासपोर्ट पे गांधी जी का फ़ोटो है तो ऐसे कर लो, गांधी से पासपोर्ट पे गांधी जी का फ़ोटो ऐसे रिलेट कर लो। और AK गोपालन में भी गोपालन से कुछ कर लो कि गोपालन की कोई नाम एसोसिएट कर लो, गोपी, गोपालन, ऐसे कुछ गोपी टाइप का कि उनको डिटेन कर लिया गया है, उनको ऐसे मतलब ऐसे घर में उसको बंद कर दिया, मतलब ऐसे नॉर्मल बेसिस पे कि उसको गोपी वैसे कोई बंद कर दिया उसको घर में तो बंद से अरेस्ट याद हो जाएगा, तो वैसे कुछ हिंट लगा के यूज़ कर सकते हो खुद से भी। चलो, ओल्गा तेली वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, ओल्गा तेली वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, आगे ऐड कर लेना, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, राइट टू लाइवलीहुड एज अ राइट टू लाइफ, ओल्गा तेली वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। तो क्या हुआ था
कि इस क्या होता है कि लोग यहाँ पे जो बॉम्बे का जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है वो यहाँ जो लोग फुटपाथ पे रहते हैं, जो बस्ती में रहते हैं, जो स्लम्स में रहते हैं, जो कि झोपड़ी में जो रह रहे हैं, उनको वहाँ से हटा रहे होते हैं, वहाँ से बाहर निकाल रहे होते हैं कि तुम जाओ, जहाँ से आए हो वहाँ जाओ, तुम यहाँ से सब खाली करो। तो इसमें क्या होता है, और बिना कोई नोटिस भी नहीं दिया, ऐसे जाके उनको ऐसे बोला कि तुम यहाँ से हटो, फुटपाथ पे स्लम्स में जो रह रहे हैं उनको हटने के लिए कहता है। तो फिर जाके ओल्गा तेली जो होते हैं वो जाके पिटीशन फाइल करते हैं, रिट पिटीशन फाइल करते हैं हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे में, और कहते हैं कि ये जो हटाया जा रहा है ये अफेक्ट कर रहा है, ये आर्टिकल 21 को अफेक्ट कर रहा है, राइट टू लाइवलीहुड जो है उसको अफेक्ट कर रहा है। तो जो हाई कोर्ट क्या केस में कहता है, हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे, कि ठीक है राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू लाइफ तो है हमारे पास, लेकिन लाइफ का मतलब ये थोड़े ना है कि कोई जानवर की तरह जी रहा है, किसी को हटा रहे हैं और कुछ भी कर रहे हैं उनके साथ। राइट टू लाइफ सिर्फ जीना नहीं है, अच्छी तरीके से जीना, लाइफ टू लाइवलीहुड भी उसमें होना चाहिए कि उसको गुड वे में हर चीज़ जो नॉर्मल डेली यूजेज जो लोगों को ज़रूरत होती है वो उन्हें मिलनी चाहिए, सिर्फ जानवर की तरह जीना नहीं है। तो इस चीज़ में हाई कोर्ट ने ये अपना जजमेंट दिया था, ठीक है, और ये भी आर्टिकल 21 से रिलेटेड है। तो इसमें भी ये याद रखना, ओल्गा तेली वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे किससे रिलेटेड है, आर्टिकल 21 से रिलेटेड है, और राइट टू लाइवलीहुड एज राइट टू लाइफ, ठीक है, ये तो आर्टिकल 21 में है ही। इसको कैसे याद करोगे, ओल्गा तेली वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे कर सकते हो, जो झुग्गी झोपड़ी वाले हैं वो तेली से कुछ कर लोग, ऐसे तेल लगा रहे हैं, ओल्गा कुछ तेली से निकाल कर सकते हो, ओल्गा से कुछ बन नहीं रहा, तेली से कुछ कर सकते हो। हिबस कॉर्पस केस, हिबस कॉर्पस केस, हिबस कॉर्पस का मतलब क्या होता है, हमने रिट्स जब पढ़ा था तो हमने पढ़ा था हिबस कॉर्पस, 5 रिट्स होते हैं हमारे, तो उसमें हिबस कॉर्पस हमने पढ़ रखा था। इसका मतलब होता है टू ब्रिंग द बॉडी, टू ब्रिंग द बॉडी का मतलब क्या होता है, अगर आपको अरेस्ट किया गया, अगर किसी को अरेस्ट किया गया है तो एक टाइम पीरियड के अंदर उस पर्सन को कोर्ट के सामने पेश करना होता है, ठीक है, और अगर नहीं किया पेश तो वो जो डिटेंशन होगा वो इल्लीगल माना जाएगा। तो अगर जो पुलिस है उसने उसको उस टाइम पीरियड से ज़्यादा तक उसको अपने ही गिरफ्तारी में रखा हुआ है, उसको जेल में रखा हुआ है, तो क्या होगा, उसके जो भी फैमिली मेम्बर है या फिर वो खुद या फिर उसके फैमिली मेम्बर जाके कोर्ट में जाके पिटीशन फाइल कर सकते हैं कि इसको इलीगली डिटेन करके रखा गया है और इसको कोर्ट के सामने पेश नहीं किया जा रहा है। तो कोर्ट वहाँ पे ऑर्डर भेजेगी कि इस बंदे को मेरे सामने पेश करो, और इसी को बोलते हैं हिबस कॉर्पस, मतलब इलीगली डिटेन करके नहीं रख सकते हो, एक टाइम पीरियड के अंदर तुम्हें कोर्ट उस पर पेश करना होगा टू ब्रिंग द बॉडी, ठीक है। इसमें 2 केसेस हमें पढ़ना है, एडीबी जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला। तो क्या हुआ था, ये इमरजेंसी के टाइम का बात है, ये 1976 की बात है ये। तो शिवकांत शुक्ला, हाँ, तो इमरजेंसी के टाइम पे क्या हुआ था कि आर्टिकल 14, 21 और 22 को वायलेट किया जा रहा था, और ये था कि अगर आर्टिकल 14, 21 और 22 इमरजेंसी के टाइम पे अगर कोई वायलेट करता है तो आपके पास पावर नहीं है कि आप जाके सुप्रीम कोर्ट जाके या फिर कोर्ट में जाके आप इसके लिए गुहार लगा सकते हो, कि आप बोल सकते हो कि मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट किया जा रहा है। नहीं, इमरजेंसी के टाइम पे ये वायलेट हो सकता है, ऐसा कहा गया था, छीना जा सकता है ये, और किसी को भी जेल में ऐसे डाला जा सकता है इमरजेंसी के टाइम पे। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने जब ये पिटीशन इसमें फाइल हुआ कि आर्टिकल 14, 21, 22 ऐसे नहीं हो सकता, मतलब इमरजेंसी के टाइम पे भी आर्टिकल 21 को कोई नहीं छीन सकता, ये तो राइट टू लाइफ है, इसको कोई नहीं छीन सकता। फिर इसमें जजमेंट यही हुआ, इसमें जजमेंट यही आया कि ठीक है, आर्टिकल सब और कोई आर्टिकल्स तो हट सकता है, लेकिन आर्टिकल 21 इमरजेंसी भी होगा फिर भी सस्पेंड नहीं किया जाएगा, यह राइट टू लाइफ है और इसको सस्पेंड नहीं किया जाएगा, इमरजेंसी के टाइम पे भी नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसमें बस इतना ही है। दूसरा क्या था, हुसैन खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, हुसैन खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। तो हुसैन खातून जो थी वो और भी, एक सेकेंड, हुसैन खातून जो थी वो और वो उनको डिटेन कर लिया गया था, और भी वर्कर्स और बिहार में और भी जो वर्कर्स थे उनको साथ, उन सब के साथ उनको भी डिटेन कर लिया गया था, ठीक है, और उनको रीज़न नहीं बताया गया था, अनलॉफुली डिटेन कर लिया था उनको। और
उनको रीज़न नहीं बताया था कि किस वजह से डिटेन किया गया है। और जो भी मतलब या तो वो क्राइम कर भी जो जिनको डिटेन किया है शायद वो क्राइम किए भी होंगे, ना भी किए होंगे, लेकिन अगर क्राइम किए भी होंगे तो जो टाइम पीरियड उनका डिटेंशन का था, मतलब अगर कोई क्राइम किया होगा तो उसको होगा कि अगर 1 साल उसको जेल में रखना है, लेकिन वो टाइम पीरियड से भी ज़्यादा डिटेन करके रखे हुए थे। ठीक है, तो फिर जाके ये 1979 की बात है, ईयर ज़रूरी नहीं याद करो, 1979 की बात है। और ये टाइम पीरियड से ज़्यादा क्यों डिटेन किया गया था, क्योंकि जो ट्रायल चल रहा था वो बहुत लंबा चल रहा था, ख़त्म ही नहीं हो रहा था ट्रायल। तो इस वजह से ये आर्टिकल 21 वायलेट हो रहा था, राइट टू लाइफ पर्सनल लिबर्टी उनका वायलेट हो रहा था। ठीक है, तो फिर जाके इसको सुप्रीम कोर्ट में जब इसको क्लेम किया जाता है इस केस को लेके कि ऐसे ऐसे डिटेन करके रखा है, अनलॉफुली डिटेन करके रखा है, और फिर इसके तहत सुप्रीम कोर्ट जो होती है वो 40,000 अंडर ट्रायल प्रिजनर्स को वो रिलीज़ करवाती है। 40,000 अंडर ट्रायल प्रिजनर्स को रिलीज़ करवाती है। और आर्टिकल 21 में क्या ऐड करती है कि राइट टू स्पीडी ट्रायल होगा, राइट टू स्पीडी ट्रायल, क्योंकि ऐसे एक्स्ट्रा जितना उनकी गलती नहीं है उससे ज़्यादा उनको रखा गया जेल में, तो वो उनका पर्सनल लिबर्टी को अफेक्ट कर रहा है, आर्टिकल 21 को वायलेट हो रहा है। तो इस वजह इस चीज़ से रिलेटेड है ये केस। समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हादिया केस। इसमें राइट टू मैरी एंड चेंज फेथ। तो हादिया जो होती है वो शादी करती हैं किससे, सफ़ीन जहान से। हादिया शादी कर लेती है सफ़ीन जहान से। ठीक है, तो जब शादी एक लव मैरिज कर सकते हो, लव मैरिज ही है, तो शादी कर लेती हैं। तो इनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं हादिया की, वो जाके कोर्ट में जाके चैलेंज कर देते हैं कि मेरे हादिया जो है उसको ये इस लड़के ने ब्रेन वॉश कर रखा है, या फिर इसको ज़बरदस्ती इससे शादी कर लिया, ऐसे ऐसे करके मतलब पूरा वापस अपने हादिया को वापस पाने के लिए ऐसे जाके कोर्ट में जाके पिटीशन फाइल करते हैं कि इस लड़के ने, सफ़ीन ने इसको ब्रेन वॉश कर रखा है, ज़बरदस्ती शादी कर रखी है, या फिर जो भी रीजन्स ऐसे बताते हैं। ठीक है, तो फिर हादिया इसमें क्या कहती है कि नहीं, मैंने अपनी मर्जी से शादी की है। और हादिया जो होती है अपना धर्म भी चेंज कर रही होती है, अपना इस्लाम धर्म कबूल करती हैं वो। तो बोलती हैं कि मैंने अपनी मर्ज़ी से शादी की और अब धर्म भी मैंने अपनी मर्ज़ी से चेंज किया है। तो फिर इस पर कोर्ट इस पर क्या करता है, अफर्म करता है द वैलिडिटी ऑफ हादिया और सफ़ीन जहान का जो मैरिज है उसको अफर्म करता है, उसको फिर बोलता है, इसको ओके करता है। और जो कि चैलेंज किया गया था हादिया के फैमिली मेम्बर्स के द्वारा, उस चीज़ को कोर्ट नन एंड वॉइड करता है, चैलेंज को खारिज करता है, और फिर इन दोनों की जो शादी थी, मैरिज थी, उसको वैलिडिटी देता है। ठीक है, तो इसमें यही है कि राइट टू मैरिज है और चेंज वन फेथ, शादी करने का अधिकार है, और अपना धर्म बदलने का भी अधिकार है। अपनी मर्जी से कोई भी अपना धर्म बदल सकता है। तो हादिया केस कैसे याद करोगे, हादिया मैरिज से रिलेटेड है, तो उसमें दिया, ऐसे करो कोई मैरिड वुमेन है वैसे दिया लेकर कुछ ऐसे कर रही, मैरिड वुमेन शुरू में बहुत पूजा वगैरह ऐसा कुछ कर लो, हादिया में दिया ले सकते हो, मैरिड वुमेन ऐसे दिया ली हुई है कुछ। ठीक है, सिर्फ एक कीवर्ड पकड़ो और उसको हिंट के थ्रू थोड़ा रिलेट कर लो। अब आते हैं यूथनेशिया केस। यूथनेशिया केस देखो, हमारे आर्टिकल्स में राइट टू लाइफ तो है, लेकिन क्या राइट टू डेथ भी है क्या हमारे आर्टिकल में, इसको हम देखते हैं। तो इसमें अरुणा रामचंद्र शाहबाग, अरुणा कर देना यहाँ पे, अरुणा रामचंद्र शाहबाग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया से रिलेटेड ये केस है। तो अरुणा रामचंद्र शाहबाग जो थी वो एक नर्स थी KEM हॉस्पिटल में। ये सब याद नहीं रखना है, बस सुनो। तो नर्स थी KEM हॉस्पिटल में, वो नर्स थी। तो एक दिन क्या होता है कि उस नर्स में एक वार्ड बॉय, एक स्वीपर जो होता है वो उनका रेप करता है। तो इस वजह से उनका ब्रेन जो होता है डैमेज हो जाता है, और डॉक्टर क्या कहता है कि इनका ब्रेन अब पूरी तरह डैमेज हो चुका है और ये परमानेंट कोमा में जा चुकी हैं। उनका बॉडी वगैरह हिल नहीं सकता है, लेकिन बॉडी हिल नहीं सकता है और ये परमानेंट कोमा में हो चुकी है। और वो जो बिल्कुल पूरी तरीके से वो जो हॉस्पिटल के स्टाफ्स थे उनके ऊपर वो डिपेंडेंट हो जाती हैं। ठीक है, और उनके फैमिली मेम्बर्स जो होते हैं वो उस पर ज़्यादा ध्यान देते नहीं हैं, तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी हॉस्पिटल वाले उनके लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक दिन ऐसे वो कोमा में रहते 32 साल वो अपना 36 ईयर्स वो अपना कोमा में बिता लेती हैं। तो एक दिन पिंकी वीरानी नाम की एक सोशलिस्ट
और जर्नलिस्ट जो होती हैं वो इनका ये हालत देखती है और उस आर्टिकल 32 के तहत वो जाके सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करती हैं इस चीज़ को कि इनको यूथनेशिया, पैसिव यूथनेशिया देना चाहिए, इन पे एक मर्सी किलिंग जो कह सकते हैं वो इनको करना चाहिए, मतलब इनको एक पैसिव यूथनेशिया देके इनकी लाइफ को ख़त्म कर देना चाहिए। ऐसे मतलब ये कोमा में रहने से क्या फ़ायदा है, इनको पैसिव यूथनेशिया दे दो, ठीक है। तो लेकिन जो डॉक्टर्स होते हैं वहाँ के, जो स्टाफ्स होते हैं वो अग्री नहीं करते हैं कि नहीं, हम इन्हें ये खाना खा पा रही है, इनका ब्रेन डैमेज तो हो चुका है लेकिन काम कर रहा है और ये खाना वाना सब खा पा रही हैं, तो इस हालत में ऐसे में तो हम इन्हें यूथनेशिया नहीं दे सकते। मतलब ऐसा होता कि ब्रेन डैमेज हो जाता, बिल्कुल कुछ होता, इन्हें खा भी नहीं पाती, उस बेसिस पे हम यूथनेशिया दे सकते थे। लेकिन अब ये खा पा रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, ब्रेन का काम कर रहा है, खा भी रही हैं ठीक से, और मतलब बॉडी नहीं हिल रहा है लेकिन खा रही थी वो, तो इस चीज़ से हम इनको यूथनेशिया नहीं दे सकते हैं। तो उसके बाद तो इनको यूथनेशिया तो नहीं मिलता है और फिर जाके ये 42 ईयर्स में फिर इनकी अपनी नेचुरल डेथ इनकी हो जाती है 42 ईयर्स के बाद, ठीक है। तो लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या करता है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें कुछ स्पेसिफिक रीजन्स दे देता है कि इन रीजन्स पे हम पैसिव यूथनेशिया दे सकते हैं। उनको तो नहीं मिलती लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस पे कुछ रीजन्स पे कुछ जगहों पे कि ये वजह होगी तब हम पैसिव यूथनेशिया दे सकते हैं। मतलब अब राइट टू डेथ भी है लोगों के पास, लीगल डेथ, पैसिव डेथ, नॉट इलीगल सुसाइड, वो वाला नहीं, पैसिव यूथनेशिया, पैसिव डेथ, राइट टू डेथ है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। इसमें यूथनेशिया अरुणा रामचंद्र शाहबाग, तो उसमें रिलेट कर लेना कुछ, अरुणा से तो नहीं बनेगा, रामचंद्र शाहबाग से कुछ कर सकते हो कि यूथनेशिया डेथ हो गई तो उनको बाग में ऐसे उनको उनकी बॉडी को ऐसा कुछ कर सकते हो, ठीक है। हिंट दे दी यहाँ तक, अब खुद कर लेना। आधार केस, इसमें राइट टू प्राइवेसी से रिलेटेड है और इसमें पुट्टू स्वामी तो लिखा ही है, पुट्टू स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया से ये रिलेट ये है। तो इसमें समझना तो कुछ है नहीं, इसमें तो नाम से लग रहा है कि राइट टू प्राइवेसी इसमें दिया गया था। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, फंडामेंटल राइट में राइट टू प्राइवेसी को भी ऐड किया कि राइट टू पर्सनल लिबर्टी तो है ही, राइट टू लाइफ तो है ही, अब इसमें राइट टू प्राइवेसी भी होगा, ठीक है। कि अगर कोई चाहे तो मतलब अपना कोई एक इन्फॉर्मेशन है वो उसको एज अ प्राइवेट समझता है तो वो उसको अपने तक रख सकता है और उसके पास राइट टू प्राइवेसी है। तो इसमें तो कुछ समझना नहीं है, ठीक है। चलो, नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और हाँ ये केस जो है वो 2017 में है। ईयर याद कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। चलो, नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नालसा का फुल फॉर्म है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, इसको थोड़ा अलग कर लो। ये एक अथॉरिटी है जो कि प्रोवाइड करता है फ्री लीगल सर्विस फॉर वीकर सेक्शन को फ्री लीगल सर्विस प्रोवाइड करता है। तो उसने ही ये केस किया था वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के तहत। तो देखो, हमारे उस वक्त हमारी सोसाइटी में दो जेंडर, मेल और फीमेल को तो आइडेंटिटी मिली हुई थी, लेकिन ट्रांसजेंडर को आइडेंटिटी नहीं मिली थी, उनको कोई रिकग्नाइजेशन नहीं मिला था। तो इस वजह से क्या होता था, उनके साथ अनजस्टिस होता था, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था कि उनको दूर रखो या फिर जो भी है उनको गलत तरीके से उनको ट्रीट किया जाता था। तो फिर नालसा ने क्या किया कि ट्रांसजेंडर को रिकग्नाइजेशन देने के लिए ये पिटिशन फाइल की। तो उसके बाद ट्रांसजेंडर को एज अ थर्ड जेंडर के रूप में रिकग्नाइज्ड किया गया, उनको भी आइडेंटिटी मिली। और ये आर्टिकल 14 से रिलेटेड, राइट टू इक्वलिटी से रिलेटेड है कि सबको इक्वलिटी का अधिकार होना चाहिए, चाहे वो ट्रांसजेंडर हो, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, ठीक है। तो इसमें ट्रांसजेंडर्स को रिकग्नाइजेशन मिली एज अ थर्ड जेंडर के रूप में, आर्टिकल 14 से रिलेटेड है। इस आर्टिकल 14 याद रखना। इसमें रीज़न क्या था, ट्रांसजेंडर से रिलेटेड ये केस है। और ठीक है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी से याद हो जाएगा कि लीगल सर्विस जो दे रही है वो वीकर सेक्शन को दे रही है और ट्रांसजेंडर को एज अ वीकर सेक्शन ले सकते हो, तो वैसे कर लेना इसको याद। आर्टिकल तो अपने आप याद हो जाएगा, जब रीज़न पता रहेगा तो आर्टिकल तो पता ही होगा कि अच्छा हाँ ये रीज़न है, तो ऑब्वियस सी बात है आर्टिकल 14 से ही रिलेटेड होगा।
अब आता है मंडल केस। मंडल केस तो हमने काफ़ी बार पढ़ रखा है, हमने मंडल कमीशन भी पढ़ा है, मंडल केस भी पढ़ने वाले हैं। ये तो सबको पता है कि ये ओबीसी के रिजर्वेशन से रिलेटेड है। इसमें कहा गया था इस केस में कि ओबीसी को रिजर्वेशन देना है, 27% रिजर्वेशन देना है। और इस केस को इंदिरा सवाहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया भी इस केस को कहते हैं। और इसमें है कि ओबीसी को रिजर्वेशन देना, प्रमोशन में भी रिजर्वेशन देना है। और ये आर्टिकल 16 की सब क्लॉज 4 से रिलेटेड है। इसमें कुछ है नहीं पढ़ना, बस इतना याद रखना, मंडल केस ओबीसी के रिजर्वेशन 27% रिजर्वेशन से रिलेटेड है। ये आर्टिकल 16 क्या है? आर्टिकल 16 इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, है ना। चलो, लिसामा जोसेफ वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। लिसामा जोसेफ वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, इसमें पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़, तो जो पर्सन जो है डिसेबिलिटीज़ हैं, मतलब उनके पैर वैर कुछ अगर उनके बॉडी में कोई डिसेबिलिटीज़ है, उनको भी रिजर्वेशन देना चाहिए प्रमोशन में। उस चीज़ से रिलेटेड है कि पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ है, उनको भी प्रमोशन में, जो प्रमोशन की होते हैं उसमें उनको भी रिजर्वेशन मिल सके, वो भी रिजर्वेशन ले सकते हैं। तो उस चीज़ से ये केस रिलेटेड थी, लिसामा जोसेफ वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। और ये अब आप आर्टिकल बताओ कौन से आर्टिकल में होगी ये? ऑब्वियस सी बात है आर्टिकल 16 में होगी, अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड है तो। और प्रमोशन वाला कौन से क्लॉज में है? आर्टिकल 16 के 4 में है ना। ये भी आर्टिकल 16 के 4 से रिलेटेड है। रमेश थप्पर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। रमेश थप्पर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। रमेश थप्पर क्या थे? एक जर्नलिस्ट थे। और ये आर्टिकल 19 के 1 से रिलेटेड है। आर्टिकल 19 के 1 में क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये जो अपने जर्नलिस्ट थे, तो अपने न्यूज़पेपर में गवर्नमेंट का कुछ क्रिटिसिज्म भी इनमें मेंशन रहता था। अपने न्यूज़पेपर में मेंशन करते थे कि गवर्नमेंट का कुछ क्रिटिसिज्म हुआ करता था इनके न्यूज़पेपर में। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? इनके न्यूज़पेपर को ही एंट्री करवाना, इसका बैन कर दिया, इसकी एंट्री को बैन कर दिया, ठीक है। तो फिर जाके जब इसको कोर्ट में चैलेंज किया गया कि ऐसे गवर्नमेंट ने हमारे न्यूज़पेपर को बैन कर दिया है, तो जब जाके कोर्ट में चैलेंज किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो ऑर्डर है वो अनकॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब जो बैन किया हो वो अनकॉन्स्टिट्यूशन है। क्यों? क्योंकि इससे जो भी वो अपने लिख रहे हैं न्यूज़पेपर में, इससे कोई भी सिक्योरिटी ऑफ स्टेट अफेक्ट नहीं हो रही है। और जब तक सिक्योरिटी ऑफ स्टेट अफेक्ट नहीं होगी तब तक वो अपने आर्टिकल 19 का सब क्लॉज 1 को वो इंजॉय कर सकते हैं, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच उनके पास है, वो लिख सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि लिबर्टी ऑफ प्रेस जो होगी, लिबर्टी ऑफ प्रेस जो होगी वो एक इसेंशियल पार्ट होगी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का। फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन जो आर्टिकल 19 के 1 में है, उसमें लिबर्टी ऑफ प्रेस जो होगी वो भी एक इसेंशियल पार्ट प्ले करेगी। मतलब अब लोग अपनी मतलब लिख सकते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ जब तक कि सिक्योरिटी ऑफ स्टेट को अफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें ऐसे लिखो कि इसमें ऐसे याद कर सकते हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच कुछ लिख रहा था तो गवर्नमेंट ने ऐसे उसके न्यूज़पेपर पे थप्पड़ मार दिया, मतलब बैन कर दिया, थप्पड़ मारा कि तुमने ऐसे मेरे बारे में ऐसा ऐसा क्यों लिखा। थप्पड़ से थप्पड़ याद कर लेना उसमें, ठीक है। चलो, सबरीमाला टेम्पल केस। सबरीमाला टेम्पल केस, तो इसमें क्या हुआ था कि इसमें जो सबरीमाला जो मंदिर है उसमें वुमेन का एंट्री बंद करवा दिया गया था। कौन सा वुमेन का? जो कि मेंस्ट्रुएटिंग एज ग्रुप में है, मेंस्ट्रुएटिंग एज ग्रुप में उन वुमेन का एंट्री बंद करवा दिया गया था जो कि वुमेन एज ग्रुप 10 से लेकर 15 एज ग्रुप में आती है, मेंस्ट्रुएटिंग एज ग्रुप में है, वो उनकी एंट्री बंद करवा दी थी। तो इससे क्या होगा? और इससे उनका जो फ्रीडम है, उनका जो राइट है वो वायलेट हो रहा है कि नहीं? राइट, कौन सा राइट वायलेट हो रहा है? आर्टिकल 14 वॉयलेट हो रहा है, आर्टिकल 15 वॉयलेट हो रहा है और 25 का 1, 25 का 1 वॉयलेट हो रहा है ना। 14 में क्या है कि इक्वलिटी नहीं मिल रही, वुमेन हमें जाने नहीं दिया जा रहा है। 15 में क्या है कि डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। और 25 में क्या है कि हमें रिलीजन प्रैक्टिस करने से हमें रोका जा रहा है, ठीक है। तो जब इसको सुप्रीम कोर्ट में जब इसको चैलेंज किया जाता है कि यहाँ से एंट्री हमारी बंद करवा दी गई है, वुमेन जब इसको चैलेंज करती है तो फिर जो टेम्पल के जो लोग होते हैं वो क्या कहते हैं कि ये हमारा रिलीजियस प्रोसेस है, हमारा रिलीजियस प्रैक्टिस है ये,
तो हम इसे वैलिड मानते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि नहीं, ये जो आप इसको एज ए रिलीजियस प्रैक्टिस मान रहे हो, ये एक रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है, दिस इज़ नॉट एन इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस, और ये एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन है, ये कोई रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन है, और आप इसमें जो वुमेन को आप अलाउड करो, एंट्री उनकी अलाउड करो, जो भी जिनकी भी आपने रोक रखी है, वुमेन एज जिनके 10 से 50 की है, उनकी आपने एंट्री बंद करवा रखी है, तो आप उनकी एंट्री को अलाउ करो। ठीक है, तो सबरीमाला टेम्पल केस एंट्री से रिलेटेड है, एंट्री अलाउ करो। तो इसमें नाम से पता चल रहा है टेम्पल में अलाउड बंद कर दिया गया था, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट ने इसको कहा कि अलाउ करो उसमें। ठीक है, शाहबानो केस वर्सेस अहमद। शाहबानो केस वर्सेस अहमद। शाहबानो और अहमद की शादी होती है, और कुछ टाइम बाद अहमद जो होते हैं वो शाहबानो को छोड़ देते हैं और फिर दोबारा दूसरी शादी कर लेते हैं, और शाहबानो अब डिवोर्स्ड हो जाती हैं। तो क्या होता है कि वो क्लेम करती है मेंटेनेंस अपने हस्बैंड से, एलिमनी क्लेम करती है अपने हस्बैंड से, क्योंकि वो पूरी तरीके से अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंट रहती है फाइनेंशियली। ठीक है, तो वो मेंटेनेंस क्लेम करती हैं। तो जो अहमद होते हैं वो क्या कहते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत ऐसा कुछ तो लिखा नहीं है कि हम डिवोर्स होने के बाद हम उन्हें एलिमनी दे, उनको ऐसा मेंटेनेंस दें लाइफ टाइम। सिर्फ लिखा है कि 3 महीने 10 दिन तक दे सकते हैं, उसके बाद हम नहीं देंगे। तो ऐसा उसने अहमद ने कहा, लेकिन ये फिर जाके फिर गई अपना पिटिशन फाइल की कि हमें मेंटेनेंस चाहिए, हमें एलिमनी चाहिए, क्योंकि हम अपना गुजारा कैसे करें, अपने बच्चों का गुजारा हम कैसे करें। ठीक है, तो क्या होता है, अंडर सेक्शन 125 CRPF के तहत कहा जाता है कि एलिमनी शुड गिव, एलिमनी देना होगा सारे डिवोर्स्ड को। मतलब कोई भी, चाहे वो कोई भी रिलीजन हो, वो सारे रिलीजन में इसको वैलिड किया गया, चाहे वो कोई भी रिलीजन हो, एलिमनी देना कंपलसरी है। अगर वुमेन जो है हस्बैंड के ऊपर 100% डिपेंडेंट है फाइनेंशियली, तो डिवोर्स होने के बाद भी एलिमनी देना होगा। ये अंडर सेक्शन 125 CRPF में के थ्रू ये इसको अलाउ किया गया है। ठीक है, और फिर इसमें लोकल कोर्ट ने क्या कहा, फिर कहा कि अहमद को कि तुम्हें 25 रुपीज़ पर मंथ तुम्हें देना है शाहबानो को। फिर जाके इस अमाउंट को बाद में जाके इंक्रीज़ भी किया गया, और इंक्रीज़ करके 129.8 रुपीज़ पर मंथ किया गया कि ऐसे देना है। ठीक है, इसमें बस इतना याद रखो, शाहबानो केस वर्सेस अहमद, ये एलिमनी से रिलेटेड है, बस एलिमनी से रिलेटेड है, इसको इतना याद रखो। सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, ये जो है वो विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान से ये रिलेटेड है। ये केस विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। विशाखा इसमें NGO का नाम है, NGO का नाम है। ठीक है, तो इसका बैकग्राउंड समझते हैं। बैकग्राउंड में ये है कि एक भावेरी देवी एक दलित वुमेन होती हैं, और वो जो होती हैं चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट काम कर रही होती हैं, कि चाइल्ड मैरिज जहाँ जहाँ हो रहा था उसको रोकने की कोशिश करती हैं, लीगली तौर पे रोकने की उसको कोशिश करती हैं। तो ऐसे वक्त चाइल्ड मैरिज देखती हैं कि एक पावरफुल घर में, पावरफुल हाउस में एक चाइल्ड मैरिज हो रहा है, जो कि 1 साल के बच्चे का वो चाइल्ड मैरिज करवा रहे हैं। वो जाती है उन्हें रोकने, उसमें वो सक्सेस तो नहीं कर पाती है, वो रोक तो नहीं पाती हैं, लेकिन वो अपनी पूरी कोशिश करती हैं। ठीक है, तो कुछ टाइम बाद वो अपने कुछ समय बाद अपने हस्बैंड के साथ वो अपने फील्ड में काम कर रही होती हैं। तो कुछ बदमाश लोग को भेजते हैं वो लोग, पावरफुल लोग, और उसके हस्बैंड को बहुत पिटाई करवाते हैं और भावेरी देवी का गैंग रेप करते हैं वो। तो इनको इंसाफ तो नहीं मिल पाता उस वक्त। तो फिर बाद में जाके NGO, विशाखा नाम की एक NGO है, वो जाके फिर इनके लिए पिटिशन फाइल करती है भावेरी देवी जी के लिए, कि इनका जो आर्टिकल 14, 15 और 19 और 21 इनका आर्टिकल जो है वो वॉयलेट किया गया, इनका फंडामेंटल राइट को वॉयलेट किया गया है, इनको राइट टू लाइफ को इनका वॉयलेट किया गया है। और आर्टिकल 14 में जो है इक्वलिटी, और 15 में क्या है नो डिस्क्रिमिनेशन, वो भी वॉयलेट किया गया, क्योंकि दलित थी तो इस वजह से वो कह रहे थे कि दलित होकर हमें क्या समझा रही है ऐसे। 19 को वॉयलेट किया गया, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और भी जो 19 में है कि काम करते वक्त उनको काम करने से रोका गया है। और 21 में क्या है कि राइट टू लाइफ उनको वॉयलेट किया गया है। तो इस केस के थ्रू फिर सुप्रीम कोर्ट क्या पास करते हैं, विशाखा गाइडलाइंस।
विशाखा गाइडलाइंस पास करते हैं सुप्रीम कोर्ट कि जब तक कोई एक्ट, कोई कानून नहीं बन जाता है इस चीज़ के लिए, सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं होना चाहिए वर्क प्लेस में, इसके रिलेटेड कोई जब तक कोई एक्ट नहीं बन जाता है तब तक ये विशाखा गाइडलाइंस के थ्रू काम करेगी चीज़ें। मतलब अगर कोई ऐसे हरासमेंट करता है तो विशाखा गाइडलाइंस के थ्रू ही उस पर प्रोसीजर किया जाएगा, ठीक है। और हाँ, इसमें एक हैशटैग भी बहुत फेमस हुआ था, #MeToo। तो उसके बाद विशाखा गाइडलाइंस पास होता है, उसके फिर 15 साल बाद फिर पॉश एक्ट पास किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा। पॉश एक्ट पास किया जाता है, मतलब एक लॉ बना दिया जाता है। पॉश एक्ट पास किया जाता है 2013 में। और ठीक है, तो पॉश एक्ट जरूर याद रखना। पॉश एक्ट किस चीज़ से रिलेटेड है? सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड है, और 2013 में ये पास किया गया है। और विशाखा गाइडलाइंस तो विशाखा से याद रहेगा। हैशटैग भी याद रखना #MeToo। और सेक्सुअल हरासमेंट और वर्क प्लेस में किस किस टाइप का, कोई वर्बल भी हो सकता है वो चीज़, नॉन वर्बल भी हो सकता है, कोई फिजिकली ऐसे हो सकता है, फिर कोई गलत तरीके से कोई वीडियो दिखा रहा है, गंदी वीडियो कोई दिखा रहा है किसी को, एम्प्लॉय को, तो वो सब एक सेक्सुअल हरासमेंट में आता है, ठीक है। तो फिर यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। और ये वीडियो आधा घंटे से आई थिंक ऊपर का बन गया है, तो इसको भी यहाँ पे स्टॉप करते हैं, ठीक है। आगे और भी केसेस भी बाकी हैं, देखो इतने सारे केसेस भी बाकी, भी 8 केसेस और हैं हमारे पास। और ये जो केसेस है नीचे वो प्रीएम्बल से रिलेटेड है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। इसके पहले वाला भी कॉन्स्टिट्यूशन ही था, लेकिन इसमें सोशल जो रीजंस थी वो तो सोशल बेसिस पे था। अभी एकदम कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल से रिलेटेड है कि चेंज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, प्रीएम्बल पे कुछ चेंज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो सबसे रिलेटेड है। तो वैसे तो हम सोचे थे कि सारा को एक ही वीडियो में कर लेते हैं, लेकिन अभी ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, तो एक काम करते हैं, ये जो 8 केसेस बच गए ना उसको नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। और ये आगे वाले जो केसेस हैं ये सब नीचे वाले उसको भी याद से देख लेना, वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्रियम्बल से बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं। ये सब जो केसेस है ना नीचे, ये गोलकनाथ, केशवानंद भारती केस, ये सब सुने भी होंगे और ये काफ़ी बार क्वेश्चंस में आते भी हैं। तो नीचे वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी वीडियो में देखना, और ऊपर वाला वो भी तो इम्पॉर्टेंट ही है। आ चुका है नहीं, आप देख लेना PYQs में, इसमें से मिलेंगे आपको क्वेश्चंस। तो ठीक है, यहाँ पे ख़त्म करते हैं। और अगर कुछ भी डाउट हो, कोई भी केस से रिलेटेड कुछ डाउट हो तो नीचे कमेंट के थ्रू ज़रूर पूछना। और वैसे डाउट तो होना नहीं चाहिए, मैंने मतलब जितना हो सके एक्सप्लेन कर दिया है, जितना मतलब जानना चाहिए MCQ के पर्सपेक्टिव से उतना तो मैंने कर दिया एक्सप्लेन, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा हिंट से भी हमने याद करवा दिया कैसे कैसे याद करना है और क्या क्या याद करना है, हर चीज़ याद नहीं करनी, क्या क्या याद करना है वो भी हमने बता दिया है, तो ठीक है। और PDF के लिए टेलीग्राम चैनल पे चले जाना, वहाँ पे सारा PDF हमने प्रोवाइड करवा दिया है। और अगर वीडियो समझ में आए तो लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। और ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।